आज के इस वीडियो में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है सार्क। सार्क क्या है, सार्क का उद्देश्य क्या है, सार्क का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और सार्क भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सार्क क्या है। तो सबसे पहले तो यह प्रश्न बन जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सिविल सर्विसेज हो या वनडे एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। कई बार तो फुल फॉर्म से भी प्रश्न बन चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या संघ बोलते हैं। इसको हिंदी में सार्क को क्या बोला जाता है, तो हिंदी में सार्क को दक्षेस बोला जाता है। ठीक, कभी दक्षेस का फुल फॉर्म पूछ दे, कभी सार्क का फुल फॉर्म पूछ दे। ये हमारे जो सार्क है ये पड़ोसी देशों का एक क्या है, संगठन है। उसका हम मैप इसमें नेक्स्ट स्लाइड में लगाए हैं, उससे सारी क्लियर हो जाएगा इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित है। उद्देश्य क्या है सार्क का, कोई भी संगठन का उद्देश्य होता है एक दूसरे का सहयोग करना, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना, तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करना, विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करना। ठीक, गरीबी है तो गरीबी के दूर करने के क्षेत्र में सहयोग करना, बेरोजगारी है तो ये जो भी क्षेत्रीय संगठन होता है वो एक दूसरे के क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो पहले ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक मामले में सहयोग करेंगे, सामाजिक मामले में, सांस्कृतिक मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, वैज्ञानिक नई नई खोज आविष्कार के मामले में एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। अब इसमें कितने देश हैं, पड़ोसी देश भारत के कौन कौन इसमें सम्मिलित हैं, ये सारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। क्या है उद्देश्य भाई, ये तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक ये सहयोग करेंगे। उसके बाद गरीबी अगर होगी तो गरीबी से कैसे निजात पाया जाए। अगर कोई देश के खाद्यान्न संकट है, किसी में खाद्यान्न की स्थिति बेहतर है तो उसे खाद्यान्न दिया जाए। कोई टेक्नोलॉजी की नई नई आविष्कार कर रहा है तो उसे टेक्नोलॉजी लिया जाए। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान होता रहता है। भूखमरी को भी कैसे मिटाया जाए, और शिक्षा है तो कैसे लोगों को शिक्षित बनाया जाए, आदि समस्याओं को कम किया जाता है। ठीक, उसके बाद उस इलाके में जो भी इस संगठन के सदस्य देश हैं उन इलाके में शांति हो, स्थिरता हो, उथल पुथल ना हो, हिंसा ना हो, उपद्रव ना हो, आतंकवाद ना हो। इन सारी चीजों को क्या करना है, खत्म करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में एक दूसरे को क्या करना है, सहयोग करना है। ठीक, ये सारी चीजें यही इस सार्क का क्या है, उद्देश्य है। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण वीडियो है, लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन मैं इसमें जितना मैटर इंक्लूड किया हूं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह समझ लीजिए। क्योंकि यहां इसके बाद कोई प्रश्न आपका नहीं आने वाला है, सारी जो भी प्रश्न बनेगा इन सारी इसी वीडियो में से बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। सार्क की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, पहले तो इसका स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया, कैसे आया। तो सार्क की स्थापना की पहल सबसे पहले बांग्लादेश के, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय थे जिनका नाम है जियाउर रहमान ने 1980 में की थी। उनके मन में विचार आया कि कम से कम दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र हैं, जो भी मुल्क हैं, जो भी देश हैं, उनको आपस में एक संगठन बनाना चाहिए। उनके मन में यह विचार आया। ठीक, उन्होंने दक्षिणी एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का विचार रखा। उसके बाद 1981 और 83 के बीच विभिन्न देशों के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच बैठक शुरू होने लगी, और शुरू होने के तत्पश्चात 1983 में नई दिल्ली में पहली बार विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें क्षेत्रीय सहयोग पर सहमति बन गई। कई बार बैठकें हुई, लेकिन 1983 में विदेश मंत्रियों की बैठक होती है दिल्ली में और सारे मंत्रियों ने कहा कि नहीं नहीं, एक संगठन अब बनना ही चाहिए। तो कुछ साल बाद, यानी वो कौन सा साल होगा जिसमें सार्क की स्थापना होती है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें इसकी स्थापना बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पहल तो कर ही दिए थे 1980 में ही। 8 दिसंबर, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। कई बार तो बच्चे यहां तक ये गलती कर देते हैं कि पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना कब हुई, तो 8 दिसंबर 1985 को कहां हुई,
तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कई लोग तो काठमांडू लगा देते हैं क्योंकि काठमांडू में उसका सचिवालय है। तो ये ढाका और काठमांडू में बड़ा कंफ्यूज रहता है। कई बार तो यहां से ऐसे भी प्रश्न बना है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों के मन में काठमांडू याद है, लेकिन सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन अगर पूछे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक, तो पहला शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी कहां हुआ था, ढाका में हुआ था। सार्क में 8 देश शामिल है जो इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 1983 में जो बैठकें हुई थी, 1985 में जो सार्क की स्थापना हुई थी, उसमें 8 देश सम्मिलित नहीं थे, 7 ही थे। एक तो बाद में सम्मिलित हुआ ना, जो अफगानिस्तान है वह बाद में सम्मिलित हुआ 2007 में। अब देखिए सार्क में 8 देश कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, चीन है, चीन इसमें नहीं है, सॉरी, नेपाल है, भूटान है। देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान और क्या है, श्रीलंका। और बांग्लादेश इसमें कब सम्मिलित हुआ था, 2007 में। तो संस्थापक देशों में से बांग्लादेश नहीं है क्योंकि 1985 में इसकी स्थापना हुई या 2007 में बांग्लादेश इसमें सम्मिलित हुआ और 8वां यह सार्क का सदस्य बना। ठीक, अब इसमें देखिए अफगानिस्तान 2007 का अंतिम एवं 8वां सदस्य है। पूछ देगा कि सार्क का अंतिम और 8वां सदस्य कौन बना, अफगानिस्तान बना। कब बना, 2007 में बना। सार्क में 8वां सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र का मतलब कि यह जब भी शिखर सम्मेलन होगा तो और देश लोग आएंगे और आने के बाद बात सुनेंगे, लेकिन अपना कोई निर्णय नहीं देंगे। उनको आमंत्रित किया जाता है कि जो भी हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं उसमें आप देखिए, सुनिए, लेकिन आपका अंतिम निर्णय नहीं होगा। हो सकता है आपसे सुझाव लिया जा सकता है, लेकिन आप उसका निर्णय नहीं दे सकते हैं। यह निर्णय वही लेंगे जो इसके 8 मेंबर होंगे। इसमें 9 पर्यवेक्षक पूछ देगा कि सार्क के 9 कितने पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, तो डायरेक्ट आपको नाम से 9 ऑप्शन में आ जाएगा, तो 9 लगा देना है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है पर्यवेक्षक, चीन है, यूरोपीय संघ है, ईरान है, जापान है, उसके बाद कोरिया गणराज्य है, मॉरिशस है, म्यांमार है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये 8 सदस्य देश है और 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। सार्क, अब यहां से देखिए ये प्रश्न है, सार्क का सचिवालय, यानी सचिवालय मतलब मुख्यालय, पूछ देगा कि सार्क का मुख्यालय, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय यानी सार्क का सचिवालय की स्थापना कब होती है, 17 जनवरी 1987, यानी स्थापना से 2 साल बाद यानी 17 जनवरी 1987 को होती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में, यही बहुत बार पूछा जाता है। नेपाल और ढाका यानी काठमांडू और ढाका में आप कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूजन यहां से दूर हो जाना चाहिए। यानी सार्क की स्थापना ढाका में हुई थी, पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था, लेकिन सचिवालय कहाँ है, 87 में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ये ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के लिए भाई इसका क्या महत्व है, सार्क का भारत के लिए क्या महत्व है, ध्यान दीजिए। लिखा है यहां पे, सार्क में शामिल सभी सदस्य राष्ट्र भारत के सीमावर्ती देश हैं, यानी सीमा से लगे हुए सारे देश हैं। और यदि भारत को अपने आर्थिक एवं राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है तो शांतिपूर्ण पड़ोस का होना बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप अपने घर का विकास करना है तो आपके पड़ोसी के साथ बेहतर संबंध होना चाहिए। हो सकता है कि किसी चीज की आपकी कमी हो तो पड़ोसी से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर भारत को आगे बढ़ना है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है, सामाजिक रूप से आगे बढ़ना है, तो पड़ोसी के साथ तालमेल बेहतर होना चाहिए। अगर पड़ोसी सही है, पड़ोसी आपके साथ एकजुट है, तो किसी का मुकाबला किया जा सकता है। और हमें मुकाबला किसका करना था, चीन का करना था। ठीक, सार्क के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोगात्मक संबंधों का विकास कर सकता है। इसीलिए इसका भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत कम से कम अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए ताकि किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। सार्क देशों के साथ संबंधों को घनिष्ठ बनाकर भारत
चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित कर सकता है। अगर कोई आक्रामक रवैया अपना रहा है या हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है या हमें वो निशाने पर ले रहा है, तो हम कम से कम एकजुट हो अपने पड़ोसियों के साथ, तभी उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए प्रतिसंतुलित कर सकता है भारत, इसीलिए पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध होना चाहिए। उसके बाद सार्क देशों के साथ भारत के साथ संबंध क्या है, ये देखना है। तो सार्क देशों के साथ राष्ट्रों के साथ भारत के मिश्रित प्रकार के संबंध है। किसी के साथ मित्रवत व्यवहार है तो किसी के साथ तनावपूर्ण है। जैसे मान लीजिए अभी तनावपूर्ण किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, तनावपूर्ण है। तो किसी के साथ मित्रवत व्यवहार है और किसी के साथ तनावपूर्ण संबंध है। यद्यपि सार्क के सभी राष्ट्र भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं और पड़ोसी के प्रति भारत ने स्वतंत्रता के समय से ही सहयोगपूर्ण संबंध पर बल दिया है। यानी भारत की आज़ादी यानी 1947 से ही जब हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उसी समय से हम लोग ये मानसा रहे कि पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध रखा जाए, क्योंकि हम लोग जिस कठिन परिस्थिति में आज़ाद हुए हैं और सामने बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली देश हैं जो अगर कोई भी सहयोग करेंगे तो उसके पीछे कोई शर्त लागू कर देंगे। उससे बेहतर है कि हम लोग एक छोटे छोटे देश जो पड़ोसी देश हैं आपस में एक दूसरे का सहयोग करके अपना काम चला लिया जाए, ताकि दूसरे देशों पर यानी शक्तिशाली देशों पर निर्भरता कम होती जाए। ये तो शुरू से भारत की ये मंशा रही है। उसके बाद वैश्वीकरण के इस युग में भारत ने यह स्वीकार किया है कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ पारस्परिक लाभकारी संबंधों से ही साझा विकास संभव है। यानी एक दूसरे के सहयोग से ही विकास क्या है, एक दूसरे का विकास संभव है, न कि भारत का ही। अगर मान के चलिए नेपाल हमसे बेहतर संबंध रखता है, भूटान रखता है, श्रीलंका रहता है, हमारा तो विकास होगा ही, उनका भी धीरे धीरे विकास होगा। एक दूसरे का सहयोग करने से ही सारी चीजें सही होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री, जिनका नाम क्या है ध्यान रखिएगा, इंद्र कुमार गुजराल ने विदेश नीति के संचालन हेतु गुजराल सिद्धांत दिए। कई बार ये गुजराल सिद्धांत पूछा जाता है कि गुजराल सिद्धांत क्या है। 1996 में थे विदेश मंत्री। गुजराल सिद्धांत भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संचालन के लिए कुछ नियम बताए गए थे। गुजराल सिद्धांत ने कहा कि नहीं, पड़ोसी देशों के लिए कुछ नियम और सिद्धांत बना दिए गए। क्या वो 5 नियम और सिद्धांत बनाए गए, ध्यान रखिएगा। गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत 5 नियम और सिद्धांत बताए गए। पहला सिद्धांत क्या है, भारत अपने पड़ोसी देशों को बिना किसी पारस्परिक लाभ की अपेक्षा मदद करेगा। यानी गुजराल सिद्धांत भारत के ही विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो भी पड़ोसी देश है बिना किसी प्रकार की शर्त, ये समझ लीजिए कि भारत एक बड़ा भाई है और आप छोटे भाई का सहयोग कर रहे हैं, तो कोई शर्त नहीं होना चाहिए। जिस परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति से वो अगर छोटा भाई गुजर रहा है तो उसे सहयोग करिए बिना शर्त, उससे लाभ की उम्मीद मत करिए। पहला तो हो गया सिद्धांत। 5 सिद्धांत है। दूसरा क्या है, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोई भी देश के मामले में, नेपाल हमारा पड़ोसी है तो उसके भूभाग में हम अतिक्रमण नहीं करेंगे, नेपाल हमारे भूभाग में अतिक्रमण नहीं करेगा। तो नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, पाकिस्तान हुआ, किसी के आंतरिक मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोई भी देश भारत के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने देगा। इसका मतलब कि अगर चीन अगर भारत को टारगेट करता है तो नेपाल उसके लिए अपने भूभाग नहीं देगा, अपने सैन्य अड्डे स्थापित करने के लिए वो जगह नहीं देगा, नहीं तो भारत को टारगेट किया जा सकता है। पाकिस्तान चीन को, किसी अन्य मुल्क को अपने भूभाग का उपयोग नहीं करने देगा भारत के लिए लड़ाई और युद्ध करने के लिए। ठीक, आपसी विवादों को शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय तरीकों से सुलझाया जाएगा। आपसी विवाद, जो भी विवाद होगा, आपका भूभाग का विवाद होगा या नदी विवाद होगा, किसी प्रकार का अगर विवाद होगा तो आपस में बैठकर मिलजुल कर उसका समाधान किया जाएगा। 5वां क्या है, सभी देशों के साथ सहयोग को मजबूत किया जाएगा और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे का हर मामले में सहयोग किया जाएगा। वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सारे बिंदुओं पर एक दूसरे का क्या किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए तथा शांतिपूर्ण परिवेश का निर्माण करने के लिए सार्क सदस्यों के साथ संबंधों की ओर अधिक मजबूत करने की कोशिश जारी रखनी होगी। अगर चीन को टारगेट करना है तो हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध रखने चाहिए, तभी
हम लोग उसको प्रतिसंतुलित कर पाएंगे। इसके बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो इन्होंने भी सबसे पहले पड़ोसी मुल्कों में अपनी विदेश यात्रा शुरू किए थे। तो उनका भी यह प्राथमिकता थी कि सबसे पहले पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध होना चाहिए, ठीक घोषित किया। दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंध को प्रमुखता दी, लेकिन आगे चलकर जो अभी वर्तमान की विदेश नीति है, पड़ोसी मुल्कों से कहीं बेहतर भारत की लुक वेस्ट नीति को मजबूत किया गया है। लुक वेस्ट जैसे अमेरिका से हमारा बेहतर संबंध चल रहा है, अरब के जो देश है, ईरान है, इजराइल है, जो खाड़ी देश है, उससे हम लोगों का इस समय व्यापार अधिक चल रहा है। तो पड़ोसी देशों के साथ थोड़ी सी संबंध उतना अब अच्छा नहीं है, और सार्क इस समय उतना प्रासंगिकता इसका नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं तो भारत लुक वेस्ट नीति की तरफ जा रहा है। तो भारत अमेरिका हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, आदि देशों से क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। ये कौन कौन ये पड़ोसी देश है, अभी रुक जाओ, ये पड़ोसी कौन कौन से देश हैं तो ये देख लीजिएगा। सार्क में जो पड़ोसी देश हैं, कम से कम उसका नाम आपको जानना है। पूछ देता है प्रश्न ना कि बताइए इसमें कौन सा सार्क सदस्य, सार्क का मेंबर नहीं है। तो पहले देखिए, यह क्या है, अफगानिस्तान, यह क्या है, पाकिस्तान, यह क्या है, नेपाल 1 2 3, ये क्या है, भूटान, ये क्या है, बांग्लादेश, ये क्या है, श्रीलंका, ये क्या है, मालदीव, ठीक, और एक इंडिया। 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही 8 क्या है, सार्क के मेंबर के सदस्य देश है। ये मुझे